अरविंद साहित्य संचयन, पेज 568। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, नहीं आ रही। आ रहा है भैया। अच्छा, आप एक बार रिकनेक्ट कीजिए। मैं 567 से पढ़ देता हूं। आलोकित मन मुख्य रूप से विचार द्वारा नहीं अपितु अंतर्दर्शन द्वारा काम करता है। विचार तो यहाँ केवल अधीनस्थ क्रिया है जो दृष्टि को अभिव्यक्त करती है। मानव मन जो मुख्य रूप से विचार पर निर्भर करता है, मानता है कि वही ज्ञान की सर्वोच्च या मुख्य प्रक्रिया है, पर आध्यात्मिक व्यवस्था में विचार एक गौण प्रक्रिया है। ये एक फंडामेंटल फर्क आ जाएगा। आध्यात्मिक व्यवस्था जिसको हम आध्यात्मिकता ये बात करते हैं, वो एक शिफ्ट है। एक उस व्यवस्था के अंदर जो ये निम्न प्रक्रिया है जिसमें विचार अभी सर्वोपरि है, और वो भी विचार के अपने अपने स्तर हैं, पर आध्यात्मिक व्यवस्था में विचार एक गौण प्रक्रिया है। अब इसलिए दूसरे लोग क्या कहते हैं, भाई आप एक ऐसी फील्ड की बात कर रहे हो, विज्ञान में तो कोई भी जाके उसको चेक कर सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। यहां आपने इसको एक ऐसा फील्ड बता दिया कि कुछ ही लोग इसको टच कर सकते हैं, वो ही इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसीलिए पहले उन्होंने कहा भी आपने पोप वगैरह को दे दी ये सारी चाबी, वो ही इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पर ये बात दूसरी है, वो दूसरी है। आध्यात्मिक व्यवस्था में विचार एक गौण प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि इसको वेरीफाई करने के तरीके नहीं है, पर इसको वेरीफाई करने के तरीके आध्यात्मिक हैं। भौतिक चीज को भी, हर चीज को आप, एक चीज को मान लो आपने टेम्परेचर हाथ लगा के चेक कर लिया, पर सारी चीज का, बिजली का कोई आप हाथ लगा के थोड़ी चेक करोगे। तो कह दो नहीं नहीं ये तो चेक करने की कोई प्रक्रिया नहीं भी। अरे भाई, हर चीज का अपना तरीका है परीक्षण का। तो वैसे ही आध्यात्मिक व्यवस्था इससे ज्यादा श्योर है, पर उसके अपने तरीके हैं। तो इसमें विचार जो है, इस व्यवस्था में गौण प्रक्रिया है। अब यहीं आके मानव मन जो है, वो ये कहता तो फिर प्रमाणीकरण कैसे करूं मैं। यहां तो प्रमाणीकरण नहीं हो सकता, जबकि प्रमाणीकरण हो सकता है इसका, पर उसका अपना तरीका है, एक अपरिहार्य प्रक्रिया नहीं। आध्यात्मिक व्यवस्था में विचार कोई अपरिहार्य प्रक्रिया नहीं है अपने शाब्दिक विचार के रूप में। इसे लगभग ज्ञान द्वारा अज्ञान को दी गई रियायत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब विचार को जब आप शाब्दिक रूप देते हो, यहां तो शब्द प्रदान करना विचार करने के अंदर भी, और कुछ लोग तो इतने डेवलप नहीं है माइंड से, वो जब तक बोलते नहीं तब तक उनका विचार एक किसी उसमें शेप में नहीं आता। कुछ में सेंसेशन है, वो यूं ही बोलते रहते हैं। तो अपने शाब्दिक विचार के रूप में इसे लगभग ज्ञान द्वारा अज्ञान को दी गई रियायत के रूप में वर्णित किया जा सकता है कि ठीक है, वर्बल स्पीच। और जबकि यहां जितनी भी चीज आई है आप देखो, उसका सबका आधार है पोएट्री। दुनिया की टॉपमोस्ट जो चीजें हैं, वो सब पोएट्री के रूप में, शब्द के रूप में आई हैं। हालांकि ये जो शब्द आया, ये सिंबल सिंबल के तरीके से, सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर, ऋषियों के माध्यम से, पर फिर भी जो दूसरा जो शब्द रह जाता है, इन शब्दों के पीछे भी जो अभिव्यक्त करने वाला है, यो तो आप विवेचन करो सावित्री का, पर जो एक्चुअल उसकी बात है जहां से आया है, वो इस विवेचन की पकड़ में आता नहीं। तो ज्ञान द्वारा अज्ञान को दी गई एक रियायत, शब्द में जो अभिव्यक्ति है, शब्द की जो आप बात करते हो,
ये एक तरीके से रियायत रियायत कह रहे हैं ये। ज्ञान है वो अज्ञान को रियायत दे देता है। हाँ, ठीक है। मतलब मानव मन में जो आप इतनी उच्चतम तरीके से भी देखते हो, वो इस क्षेत्र के अंदर एक गौण प्रक्रिया है। आध्यात्मिक व्यवस्था में ये रिवर्सल आ जाता है। यहाँ आदमी ये देखता है पता नहीं ऐसा होता होगा, पर ये आप जो चिंतन कर रहे हो या कल्पना कर रहे हो वो मानव मन से कर रहे हो। ये तत्व अलग है। इसलिए कल्पना करने से तो खैर कोई रोक नहीं सकता, पर ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग तरीके की है। क्योंकि वह अज्ञान बिना सार्थक ध्वनियों की स्पष्ट सटीकता के माध्यम के अपने आप के लिए सत्य को, अभी तो हम सार्थक ध्वनियां बनाते हैं, वो ध्वनियां हम समझ सकें उसके लिए स्कूलिंग होती है। उसी के लिए आपको साहित्य है। और वो ध्वनियों की यो नहीं, आपको जो और अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो एज इफ ध्वनियां हैं, उनको आप अपने तरीके से इंटरप्रेट करो। नहीं, ये कॉमन भाषा न सिखाई जाए तो कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो भी इसको कैसे समझें? साहित्य तो लिख दिया, एक सामान्य जीवन को भी जीने के लिए ये शब्द हैं, क्योंकि आप एक कम्युनिटी के अंदर रहते हो। कॉमन साइंस, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ये, तो वो ध्वनियां इस तरीके की हैं जिनका अर्थ है, और वो अर्थ प्रदान किया गया है। हाँ भी, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। और वो बने सारे के सारे परसेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स से। आपने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया, वस्तुओं के शब्द बताए गए, फिर बाद में उनसे जनित जो विचार है, कॉन्सेप्ट्स बने, उनके शब्द बनाए गए। उनके संयोजन से फिर बाद में और कोई आपको कुछ विचार कहना हो, कोई और कॉम्प्लेक्स विचार कहने हो, फिर डीपर विचार कहने हो, तो अब कैसे बताएं? अभी हम सारा प्रयास जो कर रहे हैं ध्वनियों के माध्यम से कर रहे हैं। अगर ये ध्वनियां नहीं हो तो कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। शब्द तो है ही, और ये शब्द भी ध्वनियां ही हैं। श्री अरबिंदो ने भी जो कहा है, अरे भाई भाषा के माध्यम से कहा है ये सारा का सारा, है तो सार्थक ध्वनियां। तो अज्ञान बिना सार्थक ध्वनियों की स्पष्ट सटीकता, ये स्पष्ट सटीकता है। आप कहोगे वुडन टेबल, तो अब कोई अर्थ उसका स्टील टेबल नहीं निकाल सकता, वो तो वुडन ही निकालेगा। अब जिसको सेंस नहीं हो वो भले कोई भी अर्थ निकालता रहे, पर जिसने भाषा सीखी है वो बिल्कुल कह देगा, एकदम स्पेसिफिक बता तो दिया इसने, ये वाली चीज है, ये वाली चीज है। फिर विचारों की आप बात करोगे तो वो जो भी सेंटेंस है जो एक पर्टिकुलर विचार दे रहा, आप कह रहे ये सांख्य शास्त्र की बात हो रही है, यहाँ भक्ति मार्ग की बात हो रही है, तो ये वर्णन उसके कंसिस्टेंट है, ये उसके तरीके का है, तो स्पष्ट सटीकता, ये थोड़ी घालमेल है इसके अंदर। तो सार्थक ध्वनियां ये अज्ञान के जगत की हैं। तो उसके बिना अपने आप के लिए सत्य को उसके संपूर्ण विस्तार और उसके अनेकविध गूढ़ार्थों में पूरी तरह से स्पष्ट और बोधगम्य बनाने में असमर्थ होता है। अज्ञान जो है वो तो असमर्थ होता है, और वो जो जो स्तर है वो समर्थ होता है। कंपैरिजन कर रहे हैं विचारों को एक सटीक रूपरेखा और एक अर्थपूर्ण स्वरूप प्रदान करने के लिए। इस उपकरण के बिना काम नहीं चल सकता। पर यह स्पष्ट है कि यह एक उपकरण, एक मशीनरी है। चेतना के उच्चतर स्तरों पर अपने उद्गम में विचार, उच्चतर जो स्तर है वहां इसका उद्गम है। वहां जो है विचार अपने आप में एक दृष्टिबोध, परसेप्शन है। परसीव किया आपने कोई चीज, यहां कोई चीज परसीव करते हो, उसके साथ आपने कोई चीज देखी, देखते ही उसका नाम भी आ जाएगा। परसेप्शन भी हमारा तो इंद्रिय है, जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड से के बीच बीच में है, उससे आगे पीछे नहीं जाता। और इसके अंदर भी आपकी कितनी चेतना विकसित है, कितना आप पढ़े हुए हो। अब जिसको जर्मन नहीं आती है वो बहुत सद्भावना वाला भी है, वो साहित्य तो बंद है उसके लिए।
व्यक्ति अच्छा हो सकता है पर अब संगीत के अंदर प्रवेश नहीं है, वो भाषा उसके लिए बोधगम्य नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ भी किस तरीके से ये सारी भाषाएं हैं, एक तरीके से इन जगतों में संगीत एक जगत है, साहित्य एक अपने आप में जगत है। अब इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छे जगतों में और गहरे आपके जो जगत हैं, ये विचार नहीं है, जगत हैं पूरे के पूरे। तो अपने उद्गम में विचार अपने आप में एक दृष्टिबोध परसेप्शन है। ये सारी बातें क्योंकि यहाँ परसीव करते हो, परसीव आंखें, यहाँ सारी चीजें दृष्टि के रूप में की जा रही हैं, क्योंकि प्रकाशित हो गए, इल्यूमिन हो गए। तो विषय वस्तु को या विषय वस्तुओं के किसी सत्य को संज्ञानात्मक रूप से पकड़ना है। परसीव करना मतलब संज्ञान हो गया, उसने इस चीज को अपने संज्ञान में लिया। मतलब इतनी देर तो उसने नहीं देखा था, अब उसने उसको संज्ञान में ले लिया। संज्ञा, आदमी को कहते तू संज्ञाहीन है क्या, यहाँ इतनी सारी समस्याएं हो रही है, तू कैसे बैठा है। या फिर उसने इस चीज को अपने संज्ञान में ले लिया, इसको देख के अब इसके ऊपर क्रिया, क्योंकि संज्ञान में न ले तो उससे पहले क्रिया नहीं होती। तो अब क्या है, विषय वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई विचार, कोई चीज, ये किसी सत्य को संज्ञानात्मक रूप से पकड़ना है, जो कि एक शक्तिशाली पर फिर भी आध्यात्मिक अंतरदर्शन का एक मामूली और गौण परिणाम है। आत्मा का आत्मा पर, व्यक्ति का अपने आप पर, या वस्तुगत रूप में अपने आप के किसी अंश पर अपेक्षाकृत एक बाहरी और सतही अवलोकन है, क्योंकि वहां सभी कुछ निज सत्ता, आत्मा की विविधता और बहुलता है। मन में किसी अवलोकित या आविष्कृत वस्तु, तथ्य या सत्य के संपर्क के प्रति दृष्टिबोध की सतही प्रक्रिया होती है और उसके परिणाम स्वरूप उसका वैचारिक सूत्रीकरण होता है। परंतु आध्यात्मिक प्रकाश में ऊपर जो ये कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं उसमें तो क्या है, कोई आपने चीज परसीव करी, कोई सत्य के संपर्क में आए, अब उसको थॉट सब्सटेंस के अंदर फॉर्मुलेट कर रहे हो, वैचारिक सूत्रीकरण हो रहा है। और यहाँ प्रकाश मतलब इल्यूमिन्ड माइंड जो है, परंतु आध्यात्मिक प्रकाश में चेतना के स्वयं मूल तत्व से ही एक अधिक गहरी दृष्टिबोध ही प्रतिक्रिया होती है, दृष्टिबोध ही प्रतिक्रिया होती है, और उस तत्व में एक अर्थबोधी सूत्रीकरण होता है। देखो हम तो सेंटेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो इस चेतना को काम में लेने में एक उदाहरण तो मिलता है भगवान बुद्ध का। उन्होंने इंट्यूटिव माइंड को काम में, इसको इल्यूमिन माइंड को काम में लिया। रामकृष्ण जी ने इंट्यूशन को काम में लिया। अब ये भी सारे समय नहीं होती, पर फिर भी उनका ऑपरेट करने का स्थान ये था। इसलिए हम तो एक विचार कर सकते हैं, हमारी वर्तमान जो स्थिति है उसको देख सकते हैं, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं ये। बाकी ये प्रक्रिया जैसे हम देख रहे हैं वैसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। हाँ, इससे अच्छा ये तो एक तो ये है कि कैसे तो हमारी आंखें काम करती है, कैसे वो ज्ञान का अंग बनता है, कैसे उसका सूत्रीकरण होता है, मानसीकरण होता है। अगर हम इस विषय में सज्ञान हो जाएं, अच्छा भीतर से तो किसी ने हमारे को रोका नहीं, आप कितना भीतर जा सकते हो ये तो कोई रोकता नहीं। वो इस परसेप्शन के साथ कितना हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, सारे सक्षम हैं। अगर ये बारीकी से कर पाए, कॉन्सिक्रेट कर पाए, तो ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी, इसमें क्या बात है। मतलब ये नहीं कि कोई इसमें इनकेपेबल है जी आप नहीं कर सकते। हाँ, पर वो अब कैसे शुरू होता है, क्या होता है, वो तो अब प्रैक्टिकल बातें हो गई। पर ये जो सेंटेंसेस है या ये प्रक्रियाएं हैं जिसकी श्री अरविंदो बात कर रहे हैं, भाई श्री अरविंद स्वयं कह रहे हैं कि वेद के ऊपर जब मेरे को लिखना होता है, मैं सारे समय नहीं लिख सकता।
जब वो चीज आती है तब मैं फ्लो के अंदर लिख देता हूं। सावित्री के अंदर भी वो कह रहे हैं जब ये पूरी वहां की प्रेरणा आती है, अब यही इतना प्रकाश है, अब बताओ कहाँ, अभी तो इंट्यूशन बाकी है, फिर बाद के अंदर आप जाओगे ओवर माइंड। जब यहां इतना प्रकाश है और बेचारा आदमी यहां से परेशान होके जब इनमें जाता है, हायर माइंड ही कितना जबरदस्त लगा था, फिर बाद में इल्यूमिन माइंड, फिर इंट्यूशन, और फिर बाद में ये, तो कोई भी व्यक्ति चकाचौंध तो हो ही जाना है। यहां से जब परेशान होके कोई जाता है वो तो चकाचौंध हो ही जाएगा, उसका प्रकाश ही इतना जबरदस्त है। आज सोचो बुद्ध की जो क्रिया रही और कितना जबरदस्त प्रभाव रहा, तो क्या माइंड रहा होगा। अब माइंड तो एक नाम है, देखो हमने एक नाम दिया है, बाकी ये आध्यात्मिक प्रकाश की क्रिया है, और वो इतनी पोटेंट है, इतनी शक्तिशाली है। तो क्रिया करने का कोई भी सही तरीका ये है कि आप अपनी पोटेंसी को, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है इसको परिवर्तित कर दो, फिर बाद में प्रक्रिया आपके सामने जो करने का काम है वो तो यूं ही है बस, फिर तो उसके सामने कुछ रही नहीं, वो समस्या ही नहीं रही। तो ये है, परंतु आध्यात्मिक प्रकाश में चेतना के स्वयं मूल तत्व से ही एक अधिक गहरी दृष्टिबोधी प्रतिक्रिया होती है, और उस तत्व में एक अर्थबोधी सूत्रीकरण होता है, और उस तत्व में जो स्टफ है उसमें सत्ता के तत्व मात्र में एक सटीक आकृति या प्रकटनकारी वैचारिक चित्रलिपि आइडियोग्राफ होती है। ये आकृति बिल्कुल, नहीं तो आपको भीतर से जो ये पता चलता है कि गुरु ये वाली बात कह रहे हैं, या जब आप उसमें उस कॉन्शियसनेस में इसमें होते हो, अगर कोई आभास आ जाए तो श्री अरविंद की सावित्री है और है, या कोई ऐसी चीजें हैं कि कैसे पता चले आदमी का, नहीं बिल्कुल ये, पर ये बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इसके उदाहरण देने से, अगर उदाहरण दें तो वो मेंटल फॉर्मेशंस बन जाएंगे आदमी के, वो सोचेगा हाँ मेरे साथ यही प्रक्रिया हो रही है। इस विचार ज्ञान की सटीकता और संपूर्णता के लिए और अधिक किसी चीज की, किसी शाब्दिक निरूपण की आवश्यकता नहीं होती। इसको अब शब्दों के अंदर, जब ये आकृति आपके अंदर आ गई, वैचारिक चित्रलिपि, वैचार मतलब विचार के रूप में आप में आइडियोग्राफ आ गया। ये कह रहे हैं कि इल्यूमिन्ड परसेप्शन जब होता है, मतलब इल्यूमिन्ड माइंड ने सत्य के किसी तत्व का साक्षात्कार कर लिया, तो यहाँ भौतिक मन क्या करता है, जब कोई चीज को देखता है तो उसका शब्दों के अंदर निरूपण करता है, शब्द देता है, शब्द उसके साथ साथ ही आते हैं एक तरीके से। आपके अगर कोई अंतर्दर्शन हो और हो तो भी उसको आप देखते हो, ये क्योंकि नाम रूपात्मक सृष्टि है। हर चीज का, चाहे कितने गहरे से गहरे आप समाधि का भी नाम लेते हो, ये ये वाली समाधि है, ये निर्विकल्प समाधि है, और उसका पूरा वर्णन है इसमें, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ नाम और रूप, उसका रूप है कि मन इसी तरीके से रूप तो ये भी प्रदान करता है, पर इसको शब्द का जामा पहनाने की, शब्दों में निरूपण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सत्य के तत्व मात्र को इसने परसीव कर लिया। परसीव करने की प्रक्रिया भी वो अज्ञान वाली नहीं है, उस तत्व मात्र को इसने परसीव कर लिया। पर इस विचार ज्ञान की सटीकता और संपूर्णता के लिए और अधिक किसी चीज की सटीक मैं इसको बनाऊं, अभी तो अपनी बात को सटीक बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसको शब्द का रूप देते हो, फिर उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वहां इन किन्हीं की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऋषि जो चीज कह रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, उसको कोई तर्क उसके देने की आवश्यकता नहीं है। और द्विज जो है वो सीधे उसमें प्रवेश करता है।
और दूसरा व्यक्ति कह रहे कि उसके लिए प्रवेश वर्जित है, तो वो पढ़ भी लेगा। तो ये थोड़ी है कि वो उसके अर्थ नहीं लगाएगा, साइन लगा ही रहा है अपने तरीके से। और आज जो भी आप देखोगे तो कितने-कितने लोगों ने अपने-अपने तरीके से कमेंट्री करी भी है। पर उसमें और द्विज के अंदर एक बेसिक अंतर आ जाएगा। तो इस सटीकता के लिए शाब्दिक निरूपण की आवश्यकता नहीं होती। किसी और चीज़ की आवश्यकता है इसकी सटीकता और संपूर्णता के लिए। संपूर्णता, अभी कोई विचार आपने पकड़ा, अभी ये पता नहीं ये सही है या नहीं है। है तो भी एकांगी आता है, उसके साथ और दूसरी चीज़ें जोड़ते हो। अगर कोई विचार आ भी जाए किसी संबंध में, तो उसकी संपूर्णता के लिए और बाहर से नई चीज़ें या दूसरी चीज़ें ला के उसको संपूर्ण बनाना पड़ता है और उसकी सटीकता प्रमाण सिद्ध करनी पड़ती है। ये ठीक है भी या नहीं है। और फिर शाब्दिक निरूपण की आवश्यकता होती है। इसमें किसी आवश्यकता नहीं है ऐसी। तो ये वर्किंग कल्पना से परे है। इसीलिए ये सारी की सारी उपलब्ध हैं। ये अगर आभास आ जाए, हम ये प्रश्न तो करो, हम कहाँ हैं? ये कितना रेस्ट्रिक्टेड ये सारी की सारी चीज़ है। विचार सत्य की एक प्रतिनिधिक प्रतिमूर्ति का निर्माण करता है। उसे वह मन को, विचार जो है सत्य की एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर प्रतिमूर्ति का निर्माण करता है। उसे वह मन को सत्य को धारण करने और उसे ज्ञान का विषय बनाने के साधन के रूप में प्रस्तुत करता है। थॉट, और मन के लिए वो कैसे प्रस्तुत कर देता है उसको, कि उस सत्य को जिसका कि इसने रिप्रेजेंटेशन और प्रतिमूर्ति गढ़ के दी है। एक सत्य है, अब एक गीता के अंदर कोई चीज है, एक सत्य है, उसका निरूपण अलग-अलग तरीके से। अब मन जो है उस सत्य को धारण करके उसे ज्ञान का विषय बनाने के साधन के रूप में प्रस्तुत करता है। अभी अब इसके उदाहरण दो, इसको पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ाओ, इसकी पद्धति बनानी है तो चलो फिलॉसफी एक एक विधा हो गई। तो कोई एक सत्य है, उसको एक प्रतिमूर्ति के रूप में निर्माण कर देता है विचार, उसको वह मन को देता है धारण करने और ज्ञान का विषय बनाने के साधन के रूप में। परंतु ये प्रक्रिया तो यहाँ हम, हालांकि सत्य कोई पकड़ के जो कोई डीपर रीडिंग्स हैं, हम गीता को अप्रोच कर रहे हैं और कर रहे हैं जिनमें भी कोई डीपर सत्य है, ये प्रक्रिया तक तो व्यक्ति जो अच्छे, जिनका कुछ प्रवेश है वो प्रवेश करते हैं। परंतु एक अधिक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि के सूर्य के प्रकाश में सत्य की स्वयं देह पकड़ी, यहां तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ वैरी उसकी बॉडी, वो पकड़ी और सटीक रूप से धारण रखी जाती है, जिसके लिए विचार द्वारा निर्मित प्रतिनिधिक प्रतिमूर्ति गौण और डेरिवेटिव है, ये निःसृत होती है, जो ज्ञान के संचार के लिए शक्तिशाली होती है। पढ़ाने लिखाने के लिए तो बढ़िया बातें हैं ये सारी की सारी, पर हैं बकवास टोटल। हम जितनी बातें कर रहे हैं इससे एक्चुअल जीवन का क्या लेना देना है? अभी चाहे कितने भी हमने सेशंस ले लियो, वो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो उसकी जो भी उसकी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है वो ठीक है, पर एक्चुअल जीवन में पदार्पण करने का तो ये सब्स्टिट्यूट है नहीं। ठीक है, एक अभियान हमने ले रखा है, बाकी तो हमारे तो कोई दिमाग में ये है नहीं कि यही कोई अल्टीमेट चीज है। ये तो एक ठीक है, एक कर रहे हैं। एक्चुअल जीवन जीना तो कुछ चीज ही और है। उसका इससे क्या संबंध है? उसके कारण ये चीज करी जा रही है, बस। इसलिए आग्रह कोई इस पे है ही नहीं। हाँ, परफेक्शन से कर रहे हैं, सारी बातें हैं। पूरा इसको अपनी जान लगा के कर रहे हैं, वो सारी बातें। पर रिप्रेजेंटेशन है। आप कोई एक उद्देश्य में हो, उसके लिए आप खेती भी कर रहे हो, उसके लिए आप व्यापार भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब रिप्रेजेंटेशन है। और वो तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो रिप्रेजेंटेटिव बने रहते हैं। इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक एक मंडल को भेज दिया वहां, अब वो अपनी चीजें करता फिरे, तो देश उसको स्पॉन्सर करेगा क्या? उसको तुरंत वापस करेगा, आ जाओ,
यहां से आप अपना रिप्रेजेंटेशन भेजते हो और वो अपने ही मंसूबे पूरे करने लगे, तो आप कह रहे यार ये क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो इसलिए जब तक रिप्रेजेंटेशन हम डीपर सत्य का नहीं करें, उसकी ओर नहीं चलें, तो फिर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं रहता, ये तो फिर बाद में कुछ और ही हो जाता है। जो ज्ञान के संचार के लिए शक्तिशाली तो होती है, परंतु ज्ञान प्राप्ति या उसे अधिकृत करने के लिए अपरिहार्य नहीं है। ये जितनी भी चर्चाएं हैं या सुबह जो इसका विवेचन है, कोई विवेचन के कारण ज्ञान पे नहीं पहुंच रहे या इन उदाहरणों पे नहीं पहुंच रहे। कोई दूसरी चीज है जिसके कारण ये उदाहरण आ रहे। नहीं तो व्यक्ति इसके ऊपर खूब माइंड भी अप्लाई करेगा, हाँ सिंसियरली अप्लाई करेगा, उसको बहुत कुछ ग्रहणशीलता बढ़ जाएगी, चीजें ग्रहण कर पाएगा। पर यदि पदार्पण नहीं किया तो वो एक जो बैरियर, हमेशा ही मैं कह रहा हूं, वो बैरियर आपको आके ज्ञान से रोक लेगा, ज्ञान नहीं आएगा। आज जितनी जो चीज इसमें मानसिक स्तर के ऊपर आ सकती है उतनी तो आई जाएगी। उतना तो अगर मैं भोजन में अनुशासन मेरे लगाऊंगा तो उससे जो लाभ होना है वो तो होएगा ही। ये थोड़ी कि लाभ नहीं होगा। कोई प्रक्रिया कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है सुबह सुबह, तो उससे जो लाभ होगा होगा ही। ये क्या बात है। एक चेतना, दृष्टा की चेतना, जो दृष्टि द्वारा चालित होती है। पहले मैं इंग्लिश पढ़ देता हूं। ए कॉन्शियसनेस दैट प्रोसीड्स बाय साइट। ये कॉन्शियसनेस है जो साइट से प्रोसीड, मतलब इसकी प्रक्रिया साइट है, थॉट नहीं है। जब मेरे को सामने दिख रही है कोई चीज, मैं थॉट सब्सटेंस पे क्यों जाऊंगा भाई। अरे सामने मेरे को पड़ी दिख रही है, मेरे को पड़ा फल सामने दिख रहा है, आपका इस फल का विचार करो। अरे विचार क्यों, सामने पड़ा है ना, विचार क्या करना पड़ रहा है। तो इसके लिए, इसीलिए बुद्ध से जब पूछते थे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कि यार मैं क्यों सोचूंगा, मूर्ख लोग सोचते हैं, मेरे को तो पता है। अब एक चेतना इस तरीके की है। अब बताओ, या तो यहां इतना मेहनत करके पता कर रहे हैं, विज्ञान लगा रहे हैं, इतने इतने इंस्ट्रूमेंट्स, इतना इतना परिश्रम, इतना इतना, मतलब पता नहीं क्या क्या। और उसके अंदर जो आप जो भी चीज सिक्योर करते हो कि भी हाँ ये ज्ञान आया, वो भी बड़ा ड्यूबियस तरीके का है, इनसिक्योर है, पता नहीं भाई उसका, जिसने प्राप्त किया उसको भी पता नहीं। वो तो इसलिए जोर से कह रहा है क्योंकि इससे कहने से हाँ इसको मैं एस्टेब्लिश कर दूं। बाकी कहते क्या अल्टीमेट है, अभी तक तो हुआ नहीं। तो वो कहेगा बस ये चीज और आ जाए, बाकी तो अल्टीमेट ही है। तो ये सब, ये जो है यहाँ जो प्रक्रिया है, उनको विचारों को कोई चीज मिल जाती है। अब तो ये कह रहे हैं भी, अब तो विज्ञान बिल्कुल जो चीजें कह रहा है वो असंबद्ध तरीके की हैं। और ये जो कॉन्शियसनेस है वो साइट से प्रोसीड करती है। वही हाथी वाला उदाहरण आपको वो दिख गया। अब आप जो वर्णन कर रहे हो, दूसरे वालों ने बहुत अच्छे अच्छे वर्णन भी किए होंगे, पर उस वो पिक्चर उनको साइट नहीं आई। वो साइट नहीं आई, इसीलिए अब उनके वर्णन कितने प्रासंगिक हैं। तो इसलिए उनके सारे चित्रणों को जोड़ोगे तो भी, क्योंकि उनकी खुद की चेतना में हाथी नहीं है या वो तत्व नहीं है, इसलिए उनके जितने भी निरूपण हैं, कितने भी अच्छे निरूपण हो, यही प्रॉब्लम हमारे सबके साथ है। क्योंकि आप कयास लगाते हो ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। ये वही वाला है। अब वो सारे वर्णनों को फिर आप सोचते हो कि इन इनको जोड़ के देख लो, पर उस दिशा में अगर मूव करोगे, चाहे अनंत काल तक मूव करते रहो, उस डायमेंशन में वो पिक्चर नहीं है। उस डायमेंशन में पिक्चर नहीं है, पिक्चर दूसरे डायमेंशन में है। वो डायमेंशन आने के बाद इतने निरूपणों की भी जरूरत नहीं रहती, इतनी चीजों की जरूरत नहीं रहती। अब ये, अब इस उदाहरण से भी आप कुछ समझ सकते हो, तो ये तो एक्चुअल में हो गया इस जगत के अंदर। ये तो उदाहरण तो हम दे रहे हैं समझने के लिए, यहां एक्चुअल में हो रहा है। ए कॉन्शियसनेस दैट प्रोसीड्स बाय साइट, उसको दिख गया
अब वो कहां तो निरूपण, कहां फिलोसॉफी गई आई ये सारी बातें। द कॉन्शियसनेस ऑफ द सीयर, इसलिए ऋषि। अब देश में कोई उसके सामने एक ऋषि भी है तो कोई टिक थोड़ी सकता है। इज ए ग्रेटर पावर फॉर नॉलेज देन द कॉन्शियसनेस ऑफ द थिंकर। विचारक जो है, और विचारक सामान्य मानते नहीं। किसी भी संस्कृति को आप कह रहे टॉप मोस्ट कौन व्यक्ति होते हैं इसके? विचारक। एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा ही नवीन मार्गों को खोलने या दिशा प्रदान करने के लिए कहते हो विचारक। पर यहां सारी चीज को दिशा कौन देता है? क्योंकि यहाँ विचारक और दृष्टा एक ही हैं। विचार को भी प्रामाणिकता, यदि आप ट्रेस बैक नहीं करो, भैया तेरे विचार कहां से आ रहे हैं, यहाँ अच्छे से अच्छा विचारक भी आया तो अपना आधार बताता है, गीता को, उपनिषद को, वेद को न भी बताएं तो। और ये अपना आधार, जिनको ये आधार बताते हैं वो आधार भी अपने आप को वेद पे आधारित करते हैं, इसलिए सारे के सारे वेद पे आधारित करते हैं। भारतीय संस्कृति में हम पढ़ के गए थे कि यहाँ धर्म, फिलोसफी सब एक ही वेफ्ट में गुंथ गए थे। यहां कोई विभेद नहीं है, जैसा कि पश्चिम में आ गया, वहां कोरा वाग विलास हो गया। तो ये कह रहे हैं एक कॉन्शियसनेस जो सीयर की है वो ग्रेटर पावर फॉर नॉलेज देन द कॉन्शियसनेस ऑफ द थिंकर। एक चेतना, दृष्टा की चेतना जो दृष्टि द्वारा चालित होती है, विचारक की चेतना की तुलना में ज्ञान के लिए एक महत्तर शक्ति होती है। दृष्टा, इसलिए सारे क्या, दृष्टा कवि। श्री अरबिंदो ने कहा है तुम मेरे को और मेरी पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट से डिफाइन करने का कुछ प्रयास करते हो, अगर एक शब्द में कहा जाए तो मैं हूं पोएट। और दूसरे जितने भी हैं वो इतने महान क्रांतिकारी थे, अरे ठीक थे, वो तो आप उनकी महत्ता बता नहीं सकते। पर व्यक्तियों के अपने एजेंडा होते हैं, वो कह रहे हैं हम इसको क्रांतिकारी प्रूव करना चाहते हैं, या एक एट द मोस्ट फिलोसोफर थे। फिर ये आध्यात्मिक जीवन की ओर भी मुड़ गए। यार बात क्या कर रहे हो, आपने तो उनकी जो एक्चुअल चीज है वो तो सारी खत्म ही कर दी। वो आध्यात्मिकता के महान एक आध्यात्मिक गुरु भी रहे, भी रहेगा क्या मतलब है? सब जगह ये एक बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। वो उनका निरूपण इस रूप में करते हैं, वो एक महान क्रांतिकारी थे, ठीक ही बात है, पर वो ये भी थे। अरे उनके जुनून तो देश का था। श्री कृष्ण ने कहा ना आपका ये काम नहीं है, और फिर भी लास्ट तक भी वो जुनून गया थोड़ी उस तरीके से कोई। तो आप क्या प्रूव कर रहे हो कि वो क्रांतिकारी थे या नहीं थे? पर आध्यात्मिक महापुरुष भी थे। हमको तो सेंस आना चाहिए कि इस धरती पे आज तक ऐसी कोई शक्ति नहीं आई, आज तक ऐसी कोई क्रिया नहीं हुई, न कोई अवतार की हुई, न किसी और देवता की, किसी की ऐसी क्रिया ही नहीं हुई। आप क्या उनका महिमा मंडन करोगे? और अगर आधार ही इससे शुरू करते हैं जो लोग, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। दृष्टिकोण का ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो ये एक ऐसी, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ऐसी टीम जो आए इस दृष्टिकोण से इन चीजों को बाहर तो लाए। जो इतना शोरगुल हो रहा है उस पर कुछ तो लगाम लगे, नहीं तो कहे ये महान ये थे। और वो महत्ता भी जिन टर्म्स के ऊपर स्थापित करने की कोशिश करते हैं उसमें तो कोई मोरल महत्ता रहती नहीं, उसमें तो कोई मोरल वर्थ आती नहीं उस चीज की जिस गुण को वो स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि वो अपने ही तरीके से कर रहे हैं, बस वो मेरे अंदर कोई चीज, कोई शोरगुल चल रहा है, उस शोरगुल को प्रोड्यूस करके वो मैंने श्री अरबिंदो की तरफ करा, मैंने इधर कर दूंगा, तो शोरगुल ही शोरगुल, एक शोरगुल के बाद दूसरा, परसेप्शन आता ही नहीं कुछ की बात, कहना क्या चाह रहे हो? तो ये जो कह रहे हैं विचारक, ये तो खैर विचारक भी नहीं है, दृष्टा। तो श्री अरबिंदो जो है वो कह रहे हैं मैं तो कवि हूं। आंतरिक दृष्टि की दृष्टिबोधी परसेप्चुअल शक्ति विचार की दृष्टिबोधी शक्ति से महत्तर और अधिक प्रत्यक्ष होती है, डायरेक्ट होती है। यह एक आध्यात्मिक बोध शक्ति होती है
जो सत्य की छवि ही नहीं अपितु उसके पदार्थ की कोई चीज पकड़ लेती। पूरा तो क्या पकड़ लेगी, पूरा तो ओवर माइंड भी कहां से पकड़ लेगा। पर हाँ, पर ये इतनी ज्यादा पोटेंट है कि धरती उस एक तत्व को भी यहां निरूपण कर पाए। मनुष्य जाति बेचारी शांति से अभी भ्रातृत्व के ऊपर ही नहीं आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चीज लेके आई, वो तो अभी भ्रातृत्व के लिए ही तैयार नहीं है। इसलिए और बातें तो कहां से करें। भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन एक विचार लेके आई, तीन चीजें थी। श्री अरविंदो ने कहा हमेशा ही ट्रायंगल को गलत आधार के ऊपर, क्या तो फ्रीडम के ऊपर आपने आधारित करने, फ्रीडम हो ही नहीं सकती। फ्रीडम कौन से भागों को, एक व्यक्ति के भी गहरे भाग हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए, बाहरी चीज के ऊपर अंकुश होना चाहिए। फ्रीडम मतलब क्या। और इक्वेलिटी, इक्वेलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप बाहरी सत्ता को समानता के ऊपर लाना चाहते हो तो वो समान है ही नहीं। न दो व्यक्ति समान है, एक व्यक्ति के अंदर ही सारे अलग अलग भाग हैं, वो समान नहीं है। भ्रातृत्व के ऊपर प्रयास किया नहीं गया, क्योंकि आत्मा का गुण है, अहंकार को काफी कुछ कम कर देता है। अब जो संस्कृति है वो तो कहे हर व्यक्ति अपने लिए। अब तो परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चरमरा गया, यहां भी चरमरा गया। नहीं, परिवार आपको काफी कुछ, भ्रातृत्व का एक इलाका, एक कोई कोई आपको जोड़ती थी कोई चीज, जो आपके दोषों को, आपके अहंकारों को, आपके जितनी भी जो भी समस्याएं हैं उसको काफी कुछ हैंडल कर लेती थी। अरे कर लेंगे इसको, कोई खास बात नहीं है। वो चरमरा गई, और उसके परिणाम अब जो यहाँ चरमराने के बाद जो आएंगे, अब धीरे धीरे अब तो दिखने शुरू हुए हैं। अब तो ये दिखने शुरू हुए और इसकी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि थामने वाली नैतिक शक्ति भी नहीं रही। कोई भी फील्ड में नैतिकता तो एक खाली कोई कहने का शब्द जरूर रह गया, नैतिकता तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी। कोई नैतिक बोध तो है नहीं। मतलब राजनीति के क्षेत्र के अंदर जब वो पहली बार इनका आया कि कैसे ये बात कर रहे हैं, दो देश के ये जो जो हैं, पहले तो ये लगा यार डबिंग करके किया है क्या, ये विश्वास ही नहीं होगा इस स्तर के ऊपर ये बात कर रहे हैं। ये तो स्तर हो गया हमारा चर्चा का। फिर विज्ञान ने आपके हाथ के अंदर ये दूसरी और चीजें दे दी। तो अब इसको रोकने वाली तो कोई, अब कौन सी चीज रोके, कौन सी क्या, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को कि समस्या कितनी गहरी है। जूझ जरूर रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, ऐसा नहीं, पर उसका मूल कहाँ है, कैसे उसको रखा जाए, कैसे एकजुट किया जाए। कुछ क्या है कि वो कुछ ऐसे हैं कि भगवान कर देगा, मतलब हम नहीं करेंगे। और ऐसा कह के वो कहेंगे कि हम आस्तिक हैं। अरे आस्तिक नहीं हुए इससे, कोई और ही कर देगा। और वो और कोई कोई भी हो उसमें भगवान कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और व्यक्ति तो किसी पे हाथ रखें तो वो हो सकता है कोई बैकफायर कर जाए। भगवान कर देगा, या सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार आएगी। अरे पर आदमी नहीं मिल रहे उस तरीके के हिंदुत्ववादी, जब आदमी होंगे तो सरकार आएगी। हिंदुत्व का सेंस, हम मां श्री अरविंद के अनुयायी होके वो क्या कह रहे हैं हिंदू संस्कृति के बारे में, हमको यदि उसका सही सेंस नहीं हो तो और कहीं से कहां से आ जाएंगे, आएंगे कहां से ये लोग, और कहां ढूंढोगे इनको। तो ये आके इस सारी चीज को तो आएगी कहां से, ये एक प्रॉब्लम है। एनी हाउ, तो इसके अंदर विचारक की चेतना की तुलना में ज्ञान के लिए महत्तर शक्ति है। आंतरिक दृष्टि की दृष्टिबोधी परसेप्चुअल शक्ति विचार की दृष्टिबोधी शक्ति से महत्तर। आंतरिक दृष्टि है ना, उसका परसेप्चुअल पावर, विचार की जो परसेप्चुअल दृष्टिबोधी शक्ति है उससे महत्तर और अधिक अधिक प्रत्यक्ष होती है। विचार जो रिलेटिवली फ्री हो आपके भौतिक और प्राण इन दोनों से। नहीं तो विचार, लोग ये कहते हैं भी हम तो डिजायर से फ्री हो गए, ये ऐसों की बात नहीं चल रही। विचार में केपेबल हों, विचार करने के लिए अभी केपेबल तो हों।
आप ये पाएंगे कि विचार करने में केपेबल होना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यदि आप कहीं न कहीं बंधे हुए हैं परिवार से, जाति से, आपके और पूर्वाग्रह हैं या आपके सर्टेन टेस्ट्स हैं, तटस्थता की कमी है, तो विचार जो आएँगे वो टेंटेड आएँगे, उस चीज़ से रंगे हुए आएँगे। इसलिए वो कई न्याय के ऐसे क्षेत्र होते हैं, उसके अंदर वो ऐसे स्थान से और एक जने को नहीं, ज्यूरी को बिठाते हैं और ऐसे-ऐसे लोग जिनको उस घटना का पता ही नहीं, इसलिए कि कहीं उसके कोई पूर्वाग्रह प्रवेश न कर जाए और वो करने के बाद फिर बाद में कहते हैं, "भई ठीक है क्या, नहीं है क्या?" क्यों ये सारा ये बाड़बंदी करते हैं, ये फेंसिंग करते हैं, जिससे क्योंकि मानव प्रकृति ही ऐसी है। वहाँ कहते हैं, "हमको तो फैक्ट दिखाओ आप।" तो आप एक दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए कि हम तो न्याय फैक्ट्स के आधार पे करेंगे, भावनाएँ वगैरह ये इतनी नहीं चलती। और ऐसा करके आप जिस एक्सट्रीम पे गए हो, वो भी उघड़ के अब सामने आ गया। एक्चुअल में बात व्यक्ति की नहीं है, बात ये है कि आप अगर इसको फ़ॉलो करते हो, इधर जाओगे तो भी बेचारा गड्ढे में गिरेगा, उधर जाओगे तो गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि इसके पास प्रकाश नहीं है। इसको पकड़ के यदि हम आगे चल रहे हैं और उसके अंदर अब तो क्या है कि घोर स्वार्थ आने लग गया। अगर आप इसको बचाए भी रखते हो न्याय को या इन चीज़ों को, जिनमें काफ़ी तटस्थता की आवश्यकता है, अब तो घोर स्वार्थपरता जिसको रोकने वाली कोई चीज़ है नहीं। कौन रोके इसको? क्योंकि वो उस सीट के ऊपर बैठ बैठ गया यार, क्योंकि उसने गोपनीयता की शपथ ली है, तो क्या क्या मायने हैं उस शपथ के? क्या मतलब है उस बात के? और आप तो गए भी नहीं उस काम के लिए। उस सीट पे बैठे लोग जो है उनके घर पे कैश मिल रहा है या सारी चीज़ें मिल रही है, आप देखो तो सही। और ऐसे विषयों को लेके उस पे चर्चा की जा रही है एज़ इफ देश के अंदर और कोई मुद्दा नहीं बचा हो। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, विवेचन क्यों नहीं कर पा रहे? कि अगर विचार की शक्ति को इस तरीके से लेके चलोगे तो भी, जबकि कितने विवेचन करते हैं वहाँ दोनों पार्टियाँ। कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, जो शार्पेस्ट जो आपके ब्रेन्स हैं, वो जाते हैं वहाँ और चर्चा परिचर्चा करते हैं, उनसे तो आप मिल ही नहीं सकते। ऐसे वकील, ऐसे वो, पर वहाँ क्या है, आपके कोई दूसरा आपसे कहे वहाँ सत्य के लिए आप हँसोगे, क्या वहाँ सत्य का क्या लेना-देना है? तो कहा यार चर्चा तो इस तरीके की कर रहे हैं कि चर्चा ही कर रहे हैं ये, जो कर रहे हैं, आउटकम कुछ नहीं है उसका। सत्य के से क्या संबंध है? तो ये बात तो हमारी ही समझ में आ रही है। इस पावर को, विचार को आप अगर लेके चलते हैं, ये तो विचार भी नहीं है खैर, पर अगर लेके भी चलते हैं, तो भी जो आंतरिक दृष्टि की दृष्टिबोधी शक्ति है, वो इस विचार की दृष्टिबोधी शक्ति से इस तरीके से समझो आप इसको, कि ये हायर फैकल्टीज़ हैं, ये आए बिना अब ये जो सेटअप जितना भी चल रहा है, इसको अब हैंडल किया नहीं जा सकता। इसलिए लाइफ डिवाइन में श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, लाइफ डिवाइन ही चल रही है कि अब विज्ञान ने इसके हाथों में ऐसी-ऐसी शक्तियाँ दे दी है, चेतना को उठाने वाली कोई चीज़ अभी तक आई नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने एक डिसाइसिव ये जो क्राइसिस का समय चल रहा है, इस समय चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चेतना में रूपांतर, परिवर्तन ही एकमात्र आशा है। अब ये कितनी कही जा रही है पर कोई तैयारी नहीं। आप उसी चीज़ को फ़ॉलो करते रहेंगे क्योंकि चेतना एक एब्स्ट्रैक्ट आपको लगती है, रियल चीज़ है नहीं। तो आप वही आज आज का रूटीन वही वाला जो कल वाला है। ये अगर परपेचुएट करते हो, तो ये तो कोई श्री अरविंद जो कह रहे हैं चेतना का परिवर्तन, अरे परिवर्तन होगा कैसे? वही आशा है मनुष्य जाति के लिए भी। और जो चीज़ों में हम ढूँढ रहे हैं, आशा लगाए बैठे हैं कि वो इसका उत्तर दे देगा, ये कोई नहीं देंगे। क्योंकि ये बात कोई कर ही नहीं रहा कि चेतना में परिवर्तन, ये चाहे असंभव लगती हो, चाहे इसका सुनने वाला एक जना भी नहीं हो, तो भी है तो काम यही करने का। इसमें तो कोई श्रद्धा वाली बात तो है नहीं, मेरे ख्याल से एक प्लेन फैक्ट है कि श्री अरबिंदो कह रहे हैं इसलिए हमारी उनके प्रति श्रद्धा है। तो श्रद्धा के आधार पे चलो हम चलते हैं। अगर ये आधार है तो भी चलो। पर मेरे को नहीं लगता कि वर्तमान स्थितियां देख के इसके लिए कोई विशेष श्रद्धा की इतनी आवश्यकता है, प्लेनली दिखता है
जो आप वैश्विक सारी राजनीति की आर्थिक स्थितियां और सारी देख रहे हो, उसको एक व्यक्ति या कोई एक संगठन या एक कोई भी, पहले आशा रखते थे यूएन कर देगा। यूएन क्या कर देगा? तो साइन करने के बाद में किसी की आप सोवरेनिटी की रक्षा नहीं कर पा रहे, एक छोटे से देश की, यूक्रेन की, आपने साइन किए हुए, क्या कर देगा यूएन? वो संस्था मनुष्यों की तो बनाई हुई होगी। ये बातें सारी यहां इसलिए प्रासंगिक है कि विचार की शक्ति, आप सोचते हो कोई एक तटस्थ एक ऐसी चीज हम क्रिएट करें जो निम्न चीजों, क्योंकि एक व्यक्ति तो मान लो निम्न उसकी वाइटल है और है, उसकी कामनाएं हैं, उसके उसके खुद की सनके हैं, वो प्रवेश कर जाएं, तो हम कोई एक ऐसी चीज, चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे। पर वो चेक्स एंड बैलेंसेस भी तो अब कॉमन लॉट ही उस तरीके का हो गया। अब चेक और बैलेंस क्या करेंगे आपके? तो पड़े रहो, वो कागजों के अंदर पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी रहती है, लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या है कागजों में। व्यवहार में तो है नहीं, व्यवहार में की जा सकती भी नहीं। ये डीपर जो चीज है ये आनी पड़ेगी, और इसकी शुरुआत कौन करे? हम ही करें। और तो कौन करे? हम करें। ये करी जा सकती है। अरे ये ही करने लायक है, शक्ति का क्या मतलब है? इसमें आपको जो थोड़ा सा डाउट आता है वो केवल आपकी ही चीजों को और व्यवस्थित करने के लिए आता है। जब आप अपने ही बीइंग को व्यवस्थित कर लोगे, प्लेन फैक्ट नजर आएगा। ये साधना हो जाएगी आपको कि अलग से गुफा में नहीं बैठना, कुछ नहीं करना। भाई वो तो काम अपने से तो नहीं हो कि भी चलो अपन गुफा में बैठ जाते हैं। ये तो हम में से कोई भी जो मेंटेलिटी वाले हैं, हमसे तो नहीं होगा, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। पर ये तो जरूरी है, इसके लिए काम किया जाए, और ये अपनी ही सत्ता को पहले तो रीअरेंज करना है। इसमें किसी और पे काम करने की आवश्यकता नहीं। पर अधूरे ही आप पहले ही शाबाशी देने लग जाओ, कुछ किया नहीं उससे पहले ही कि हमने शाबाशी दे ली, अपने आप को कुछ कर लिया। देखो फर्क तो किसी के नहीं पड़ेगा, पर महान जो क्षण है अभी, चूक जाएंगे वो। ये तो प्लेन बातें हैं सारी की सारी। यह एक आध्यात्मिक बोध शक्ति है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि जो विचार की शक्ति है उसने वर्तमान में पशु नहीं लेके आए हमको। आज जो समस्याएं जितनी भी हैं, मनुष्य ने खूब विचार कर करके अपने आप को ऐसी संकट की स्थिति में डाल लिया, जहां से अब वो प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं कि जाके मंगल पे ऐसे रह जाएंगे या चांद पे ऐसे रह जाएंगे। जमीनें वहां बिक रही हैं, मैंने भी खरीदी है, ये भी खरीदी है, उसने भी खरीदी है, क्योंकि हम ये मान के बैठ गए अब धरती तो हैबिटेबल नहीं रहेगी। कितने लोग हैं वो, वहां तो कई एरियाज में तो बंकर बिक रहे हैं। अच्छा उसका है, वो बंकर ले लेके, क्योंकि उनको ये पता है यहाँ युद्ध तो होगा, मनुष्य शांति से रह सकता है। ये बात तो व्यक्ति अब बाहर तो नहीं कहेगा, पर हंसेगा कि अब ये किसको बता रहे हो ये बातें। तो फिर बाद में ये चर्चा है किसकी? सारे ही लोग तो अच्छे हैं, सारी साधना कर रहे हैं, तो फिर बाद में ये बंकर किसके लिए बिक रहे हैं? तो ये इंट्रोस्पेक्शन अपने से शुरू करना पड़ेगा। यही एक वर्किंग है। हमको अपनी वर्किंग को उत्थापित करना पड़ेगा, उत्थान करना पड़ेगा उसका। इस दृष्टिकोण से देखोगे सारी चीजें जगत की समझ में आ जाएगी, उसकी चाबी समझ में आएगी। अरे ये करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है आपने ये कर लिया, ये मन बहलावे की बात है, पर इससे होगा तो कुछ है नहीं। पर एक्चुअल में क्या है, व्यक्ति इतना इमरजेंसीज में जीता है, तुरंत तुरंत के अंदर। अब उसके सामने ये है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, बेचारे को उसकी प्रकृति फुर्सत देती नहीं, गर्दन तोड़ के एक दिन फेंक देती है। ये बात गंभीर भी नहीं लगती, तो गर्दन तो वैसे भी टूटनी है, खैर जो है सो। यह एक आध्यात्मिक बोध शक्ति होती है, जो सत्य की छवि ही नहीं, उसके पदार्थ की कोई चीज पकड़ लेती है। इसलिए हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, कितना भी विवेचन करो, सदग्रंथ तो सदग्रंथ ही है, बने हुए हैं। आप उसका विवेचन क्या कर सकते हो? वो तत्व तो, अब कितने लोगों ने भागवत का विवेचन किया रोज, यहां तो करोड़ों लोग मेरे ख्याल से लग रहे होंगे, जितने आयोजन चल रहे हैं उस हिसाब से। भाई एक एक के अंदर इतनी इतनी भीड़ आ रही है। अगर
10-5 आयोजन देखो तो लाखों की संख्या तो वैसे ही हो जानी। तो ये विवेचन करने के बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि भागवत बासी हो गई साहब। अब पूरा विवेचन इसका हो चुका, कोई ये कहने वाला नहीं है। वो तो एक ऐसी चीज है, जितना आप उसमें प्रवेश करते हो और रस आता है। किसी को रामचरितमानस में आता है, किसी को शिव पुराण में आता है, किसी को खाली एक प्रसंग में ही आ रहा है। क्यों? अगर कोई हिस्ट्री होती, एक सोचो तो सही कि क्यों रस आ रहा है उसमें। कोई हिस्टोरिकल चीज आप मान नहीं रहे, और ये और जोरदार बात, आप प्रूव क्या कर रहे हो, सारे के सारे इंटेलिजेंसिया मिलके जो आपकी जो ऐसी चीजें जिसमें मनुष्य जाति रस लेती है, उनको कहती है हिस्टोरिकल नहीं है, ये सब बकवास है। तो क्या ये विचित्रता नहीं है? ये जगत कैसे चल रहा है, इसकी डीपर चीजें क्या हैं, शक्तियां क्या हैं? ये तो अच्छा जीवन जीने की बात है, और कोई इसमें कोई ये थोड़ी आध्यात्मिकता मतलब जीवन छोड़ के चले गए, मेरी ये जो 4 चीजें मेरी एस्टेब्लिश्ड है, वो ही ठीक हैं, कुछ नहीं। एक तो क्या इसके लिए फ्रेश रहना पड़ता है, फ्रेश रहने के लिए ये है कि बस कुछ जान गया, ये बात पे नहीं। उसके लिए हमेशा ही ओपन रहना पड़ता है, अभी माँ बताएगी या कोई डीपर प्रज्ञा है वो बताएगी। यहाँ तो ऐसे क्षेत्रों की बात आप करते हो, और उसके अंदर भी व्यक्ति कहता है, हाँ, हाँ, हम बताते हैं देखो। वही वाली बात, हमने एक कोई ऐसी कोई चीज़ का नाम लिख के पंसारी के पास भेजा जो होती नहीं, कुछ भी लिख के भेज दिया और पंसारी तुरंत अंदर से निकाल के लिया है, लो जी आपकी दवाई। वो दवाई देगा जो आप लिख के लेके चले जाओगे। उसके पास क्या है से मतलब नहीं, आप कुछ भी लिख के लेके चले जाओ। एक संस्कृत का सूत्र लिख के उसका छोटा-सा टुकड़ा हमने वहाँ भेजा, और उसने वो दवाई निकाल के दे दी। और आप ये भी नहीं देख पा रहे कि आपका मन आपको कैसे मूर्ख बना रहा है। इसी तरीके से तो बना रहा है। आप कहोगे उसकी दवाई निकाल के आपको दे देगा वो। आप सोचोगे पता नहीं कितनी बड़ी दुकान है, दुकान की ज़रूरत ही क्या है? कुछ भी छाल मिले, कुछ भी लकड़ी मिले, उठा लाओ, दे दो उसको। पर ये छवि की रूपरेखा का खाका भी बनाती है। ये जो उच्चतर शक्ति है, देखो वैचारिक रूप से हम इसका क्या कर सकते हैं, वो कर रहे हैं अभी तो। और हमारी वर्तमान स्थिति से उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। छवि की रूपरेखा का खाका बनाती है, और साथ ही उस छवि के गूढ़ार्थ को भी पकड़ती है। और विचार अवधारणा की तुलना में यह उसे अधिक उत्कृष्टतर और प्रगाढ़तर रूप से प्रकटनकारी रूपरेखा तथा एक विशालतर बोधग्राहिता और संपूर्णता की शक्ति के साथ मूर्त रूप दे सकती है। ये कंपैरिजन किससे हुआ कि आप भाषा के अंदर विचार आपके पास आता है, विचार को आप भाषा में गढ़ते हो, जिससे कि वो इंटेलिजिबल बन जाए। मेरे मन में कोई चीज़ है, व्यक्ति के मन में चीज़ कितनी ऊँची है वो तो एक बात है। वो डेफ़िनेटली इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर उसको आप कितना ऑब्जेक्टिफ़ाइज़ कर पाते हो, कितना अभिव्यक्त कर पाते हो, ये और एक उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शक्ति है। अदरवाइज़ आप सारे दिन में देखो वाणी की आपको शक्ति दी गई है, वो किस काम में आती है? सैंपल तो उठाओ। वो किस काम में हमारे जो जो हमको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, वो किस चीज़ में काम में आ रहा है? स्पेशली भाषा, शब्दों का कोलाहल, माने का ये जगत कितना एक शांत, शब्दों के कारण कितना ज़बरदस्त यहाँ कोलाहल चल रहा है, कितना रक्तपात चल रहा है, शब्दों के कारण ही तो चल रहा है। धर्म का विवेचन वो करेंगे इस तरीके से कि हम तो साहब इनको मारेंगे। क्यों? ये लिखा है हमारे। तो अगर और डीपर परसेप्शन हो जाए, कितना यहाँ शांति आ जाए। अभी तो ये सोचना मतलब मनुष्य जाति को ये कहना भी कि तुम शांति से रह सकते हो, कहा तो जा सकता है क्या ये? फिर आप बात कर रहे हो आध्यात्मिकता की ओर की, उनको ये कह दो यार शांति से, आराम से रहो। इतने की आवश्यकता नहीं है, सुनने कौन तैयार है इसको? कोई तैयार नहीं है इसको सुनने के लिए। तो ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको, जैसे शब्द किसी विचार को आपके लिए इंटेलिजिबल बना देता है और संपूर्णता की शक्ति दे देता है, वैसे ही ये क्या करता है, ये वाली चीज़ विशालतर बोधग्राहिता और संपूर्णता की शक्ति के साथ मूर्त रूप दे सकती है। जिस प्रकार उच्चतर मन
आध्यात्मिक विचार और उसकी शक्ति, सत्य की शक्ति के माध्यम से सत्ता में एक महत्तर चेतना लाता है। उच्चतर मन, हायर माइंड क्या करता है? इंटरेस्टिंग क्या रहे, सामान्य मन की क्रिया ये, उच्चतर मन की क्रिया ये करती है। अब उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? सामान्य मन इस चीज को ऐसे देखेगा, यही कर रहे हैं श्री अरविंदो, कंपेयर ही कर रहे हैं, और तो बताओ भी कैसे। और ये उच्चतर मन ऐसे करता है, इल्यूमिन्ड माइंड इस तरीके से करता है। इसमें ये वाली चीज जुड़ गई। जिस प्रकार उच्चतर मन आध्यात्मिक विचार और उसकी सत्य की शक्ति के माध्यम से सत्ता में एक महत्तर चेतना लाता है, उच्चतर मन लाता है, वैसे ही आलोकित मन सत्य दृष्टि और सत्य प्रकाश और उसकी देखने और अधिकृत करने की शक्ति के माध्यम से एक अधिक महत्तर चेतना लाता है। ये डिसाइसिव बात आ गई। आलोकित मन क्या करता है? प्रयास तो सारा का सारा इसी चीज का है कि सत्य क्या है, रियलिटी क्या है। मन भी प्रयास इसी का कर रहा है, चीजों के रहस्य को जाने। विज्ञान भी कोशिश यही कर रहा है। इसमें कोई, पर इसके अंदर प्रवेश जब दूसरे वो मान बैठता है किसी और चीज को, तो गड़बड़ है। तो उच्चतर मन है वो तो आध्यात्मिक विचार और सत्य की शक्ति के माध्यम से सत्ता में महत्तर चेतना लाता है। आलोकित मन सत्य दृष्टि, क्योंकि उसका स्टफ था थॉट, इसका स्टफ है साइट। ये बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। आप तो खाली इसके ऊपर देखो कि आप कोई चीज का विचार कर रहे हो और एक वो चीज आपके सामने, तो आप कहते यार ये तो कंपैरिजन ही नहीं है। अभी आप सोच रहे हो खाली थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज होगा, थोड़ा विचार तो वही उच्चतर मन वाला करोगे, इसमें थोड़ी सी आग्नेयता आ जाएगी, थोड़ा सा ही। ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज ही चेंज हो गई। एक तो आप व्यक्ति का विचार कर रहे हो, मन में खुश हो रहे हो उसके पीछे कि हमने ये किया था वो किया था, तो एक वो आपके साथ है। हालांकि साइकोलॉजिकली कल्पना करते हो उसमें ज्यादा मधुरता रहती है, साथ रहते हो तो उसके अंदर तो व्यक्ति देखता है कोई, पर वो तो यहाँ की है। पर जिन सत्यों की आप बात कर रहे हो, सावित्री पढ़ते हो, उसका पहली बात तो निरूपण नहीं होता, हो जाए तो वो कंसेप्शन में रहता है। एक वही चीज आपके सामने प्रत्यक्ष हो, आप उस जगह पे ही हो, ये तो चीज ही कुछ और हो गई। तो आलोकित मन सत्य दृष्टि और सत्य प्रकाश और उसकी देखने और अधिकृत करने की शक्ति के माध्यम से, उनमें अधिकृत करने की शक्ति भी नहीं है, अधिकृत नहीं कर पाते, पजेस नहीं कर पाते, एक अधिक महत्तर चेतना लाता है। इसलिए अगर आप लोअर पोटेंसी के ऊपर सोचो, मैं जगत की सारी चीजों को व्यवस्थित कर दूं, शिक्षा तो करके दिखाओ एक जने की, आप इन तरीकों से इनफैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो भीतर अगर जाओगे और हायर असेंड करोगे, तो चैत्य की हमने बात करी थी, अब इससे आगे तो नहीं चलेंगे। शब्दों के माध्यम से तो जितना खोला जा सकता है इतना हम कह सकते हैं। ठीक है, देविका जी कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई। कुछ समझ में आ रहा है इसमें सेंटेंसेस तो? हाँ जी, अरे हमारी माइंड की वर्किंग तो पहले निर्ममता से देखो। आप अगर कहते हो खाली ये वाली एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ है, पर्याप्त है सारी चीज को दूषित करने के लिए। भाई पानी की टंकी है, उसके अंदर आप कहो खाली ये जानवर आके उसमें थोड़ा सा कुछ टुकड़ा डाल देता, उतना तो मैं सहन कर लेता हूं, तो अशुद्ध तो कोई सा ही ला के डाल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने भगवान को भोग बनाया, उसके लिए कोई एक जना आके दूषित करता है तो कहते इतना तो ठीक है, इतना क्या, दूषित तो दूषित ही है बस, तो सारे को ही दूषित हो गया बस वो। ये थोड़ी है कि जितने को उसने कुत्ते ने चाटा उसको तो चलो मैं चम्मच से अलग कर देता हूँ, वो भगवान आपके ये तो बातें ही नहीं होती भाई। तो और ये पर अंतरात्मिक जब चीज होगी उसके बिना आ नहीं सकता। हाँ बुद्धि से तो एक स्तर पे आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा भी आप लोग एक उसका
एक सैंपल भी होते हो कि चाहे 800 सेशन कर लो, चाहे 1000 कर लो, चाहे 10,000 कर लो, चाहे 50,000 कर लो। शिफ्ट आएगा तो कुछ बनेगा, नहीं आएगा तो हम जो हैं, हम एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण बनते जा रहे हैं मनुष्य जाति के लिए। कम से कम मेरे मन में तो है ही, इंतजार भी है। अनिल जी? नहीं ठीक बात है, बात तो ऐसी ही है, मतलब है चीज बड़ी मुश्किल, सही बात है। अब ये तो वो इस तरह से कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया या देखा, मान लो अपने को कोई झलक भी हो जाए तो भी अपन कह नहीं सकते ना कि भाई ये चीज वहां से आ रही है या उस स्टेज में अपन है, ये भी अपन नहीं समझ पाएंगे इस चीज, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ये कोई इस तरह सेग्रीगेट किया गया है, तो सेग्रीगेट तो वही कर सकते हैं क्योंकि वो और हायर चीज पे थे। अब मान लो अपन हायर माइंड के अंदर भी कोई आपको कोई मान लो एक्सपीरियंस भी हो रहा है तो भी अपन ये अथॉरिटीली नहीं कह सकते कि भाई ये हायर माइंड से आ रहा है मेरा। चीजें बड़ी ही हाँ, पर हमारे समझ नहीं पास आती। इससे महत्तर शक्ति है। यस, पर ये अगर आशा आप जरूर है कि भाई ऐसा हो सकता है। आशा नहीं, आप अगर माँ को कॉन्सिक्रेट कर देते हो तो माँ इन स्तरों से, सुप्रामेंटल से ही नहीं बंधती, वो किसी से बंधती थोड़ी है। हाँ, वो नहीं बनते बिल्कुल, पर वो करना कौन चाहता है? सही बात। करना कोई चाहता थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी पहुंच चुके, वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं यहाँ, कहते नहीं खाली। बाकी तो हर जने अपना अपना पीठ थपथपा रहा है कि मैं कुछ हूं। अब वो तो अपने टटोलो की आप कहाँ कहाँ पीठ थपथपा रहे हो। वही तो बैरियर है सर। पहली बार आपको थोड़ा एक आइडिया आ रहा है, मैं कोई ये हाँ, कोई नहीं खंडन नहीं करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप एक नहीं, अच्छी वो एयर में आ जाओगे, बिल्कुल आप बैरियर है, रिलीफ में आ जाओगे। तो यहाँ विराम देते हैं। बिल्कुल। जय श्री माँ। जय पास श्री है 5